जय हिंद बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव अथर्व एग्ज़ाम वाइज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल्स को लेकर है। आइए हम देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आप टॉपिक्स देख पा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, definition of metal and non-metal, physical and chemical properties of metal, physical and chemical properties of non-metal, and the last one is reactivity series of metal. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मेटल से। व्हाट इज मेटल? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यस, एलिमेंट आर सब डिवाइडेड इनटू मेटल, metalloid and non-metals. How many total elements are there? 118. 118 total elements हमारे अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट है। इसमें से 93 हमारे पास मेटल है। मेटलॉइड की अगर बात की जाए तो हमारे पास 7 मेटलॉइड है, और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 18 नॉन मेटल है। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेटल। व्हाट इज मेटल? बच्चों, सोडियम इज अ मेटल। आपने जरूर सुना होगा सोडियम एक मेटल है। क्यों सोडियम एक मेटल है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो मैं लिखूंगा 2,8,1। अगर सोडियम के आउटर मोस्ट शेल की बात करूं, आउटर मोस्ट शेल का मतलब ये है KLM एंड लास्ट वन इज N। जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है वो M है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट और है। इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी डोनेट नहीं करेगा। तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा। जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आना है? प्लस। आयन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। व्हाट इज आयन? चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। 2 तरह के आयन होते हैं, केटायन एंड एनायन। केटायन मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन मतलब ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सा आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन। वहीं अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं 2,8,2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सबसे लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाला शेल, कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से इट मीन्स इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि किसी की कैपेसिटी इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नहीं है। ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर क्या बनाएगा? Mg2+। Mg2+ और Na+, इसका मतलब क्या है? केटायन। ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? केटायन। केटायन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो आप देखेंगे अ मेटल इज एन एलिमेंट हुज एटम रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन लाइक केटायन। अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया सोडियम और मैग्नीशियम के। क्या हो रहा था? सोडियम और मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे और क्या बना रहे थे? केटायन। तो मेटल का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो एक लाइन में आंसर आपको ये करना है, मेटल इज an element whose atom radially donate electrons to form cations except hydrogen and form metallic bonds with other metals atom and ionic bond with non-metallic atom। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम या एलिमेंट्स मेटल कहलाते हैं। ओके,
हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जो कि मेटल के जैसा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बट नॉन मेटल के जैसा इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन एक नॉन मेटल नहीं है। मेटल इज एन एलिमेंट हुज एटम रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं भाई? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसा अगर मैं अभी आपको जो स्लाइड मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी उसमें मैं बताऊं तो किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें, अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इट मीन्स वो स्टेबल हो चुका है। कब स्टेबल हो रहा है? Na के फॉर्म में स्टेबल नहीं है। वो किस फॉर्म में स्टेबल है? Na प्लस के फॉर्म में। Na प्लस के फॉर्म में मतलब आयोनिक फॉर्म में स्टेबल है। तो कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मेटल्स क्यों कर रही है इलेक्ट्रॉन डोनेट? और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटल। अगर मैं डेफिनेशन की एग्जांपल्स की बात करूं तो जो मेजर मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलती हैं वो एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्राज हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो व्हाट इज़ नॉन मेटल, हाउ टू डिफाइन नॉन मेटल। नॉन मेटल का डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछे तो आप बताएंगे कि Cl, क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, आपको पता होगा। क्यों क्लोरीन नॉन मेटल है? मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूँ 11 to 12 क्लास के बच्चों से, तो बच्चे आंसर करते हैं मेटल्स आर लस्चर, मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चर, नॉन मेटल्स कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेट्रा। बट ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन नॉन मेटल का जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा वो हम एग्जांपल समझते हैं। क्लोरीन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और क्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो मुझे देखने को मिलेगा 2,8,7। 2,8,7 2,8,7 का मतलब क्या है? 2,8,7 एक सेकेंड, ये 2,8,7 2,8,7 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आउटर मोस्ट शेल आपको क्लोरीन का दिख रहा होगा 7। एम शेल क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे अभी हमने सोडियम देखा था, सोडियम क्या कर रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। सोडियम से डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर सकता है? क्लोरीन। और जैसे ही क्लोरीन गेन करेगा तो क्या बनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन किया इट मीन्स कौन सा चार्ज आना है? Cl माइनस। क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाया? Cl माइनस। और Cl माइनस मैंने आपको बताया था ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं? एन आयन। तो हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं नॉन मेटल का? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट हुज एटम कैन रेडियली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन। नॉन मेटल्स या फिर आधातु ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ Cl का। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या फिर और किसी एलिमेंट की बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर हमारा होता है कितना? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकालूंगा 2,6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा? O2 माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसलिए O2 नेगेटिव एनायन फॉर्म करेगा। तो अगर हम नॉन मेटल का डेफिनेशन बात करें तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। और अगर मैं बात करूं मेटलॉइड्स की, हमारे पास कितने मेटलॉइड है? 7। टोटल मेटलॉइड्स कितने हैं? 7। ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेव कर सकते हैं, कभी मेटल के जैसा और कभी नॉन मेटल के जैसा बिहेव कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एंटीमनी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड। गुड। तो आगे चलते हैं हम। इसके आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल का।
अब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो है मेटल का। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी मेटल, जैसा कि आप जानते हैं, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है। ऑल मेटल्स प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्या कारण है? ये लिखा हुआ यहाँ पर, मर्क्यूरी Hg। Hg क्या है? एक लिक्विड मेटल है। वन एंड ओनली मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, एकमात्र मेटल, एकमात्र धातु जो कि द्रव अवस्था में प्रेजेंट होती है। क्या कारण है कि सारी की सारी मेटल्स सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है? तो द एटम्स आर मेटल्स आर रिपीटली और टाइटली पैक्ड इन द क्रिस्टल। अभी हम सॉलिड लिक्विड गैस प्रीवियस लेक्चर में देखे हुए थे, उसमें हमने देखा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होने के कारण सॉलिड स्टेट में मेटल्स प्रेजेंट होती है। एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो जनरली मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मेटल्स के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेटल्स आर जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल, बेरिलियम हैज़ 1287 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट एंड 2472 degree centigrade boiling point. And due to the rigid packing of atoms in the crystal, atoms are held together by strong force of attraction. बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण मेटल को मेल्ट करना या बॉयल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही ऐसी मेटल्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सीजियम एंड गैलियम दो मेटल्स ऐसी हैं, सीजियम एंड गैलियम, जिनको हम रूम टेम्परेचर पर हमारे पाम पर रखते हैं, हमारी हथेलियों पर रखते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। सीजियम गैलियम हम सच लो मेल्टिंग पॉइंट दैट हैव इवन मेल्ट ऑन कीपिंग ऑन वंस पाम। ओके, तो ये हमारा हुआ दो पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियरली अच्छे से समझते जाइएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहला पॉइंट पढ़ा है फिजिकल स्टेट। सारी की सारी मेटल सॉलिड स्टेट में है, किसको छोड़कर? मर्क्यूरी। रीज़न आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पैकिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन बिटवीन मेटल पार्टिकल्स ऑफ मेटल। दूसरा हमने बात किया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, बेरिलियम, और आपने सुना होगा टंगस्टन फिलामेंट होते हैं बल्ब में, उसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास टंगस्टन जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लस्चर की बात करेंगे। लस्चर मतलब एक टाइप की चमक। द सब्सटेंसेज विथ हैव शाइनी एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस आर जनरली मेटल्स, है ना। सबकी सब जो मेटल्स होती है उनमें लस्चर की प्रॉपर्टी होती है, एक चमक होती है। एग्जाम्पल गोल्ड, उसका सिंबल है AU, हैज शाइनी सरफेस वाइल वुड डज नॉट हैव लस्चर। रीज़न क्या कारण है कि मेटल में लस्चर होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा आपको पता है मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या, कैसे पता है? आपने अभी देखा मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? डोनेट करती है। उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो लस्चर पैदा करती है। लस्चर एक चमक होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट मेलिबिलिटी की, तो मेलिबिलिटी क्या होती है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू स्मॉल थिन शीट्स। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। लगभग सभी मेटल्स में मेलिबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है वो है एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दैट इज एल्यूमिनियम फॉइल्स, गोल्ड फॉइल्स एंड सिल्वर फॉइल्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल मेटल है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। आपने देखा होगा फूड पैकेजिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है मेलिएबल होने का? ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ मेटल, दैट इज कैन बियर द स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ मेटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डक्टाइलिटी मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स। देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम के वायर, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टाइलिटी। डक्टिलिटी में हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होती हैं, और लगभग हम सभी मेटल्स को डक्टाइल कर सकते हैं। एक्सेप्शन जो है वो है जिंक।
जिंक एक ऐसे मेटल है जिसमें डक्टाइलिटी का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है? यस, मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का प्रभाव धातुओं में से हो सकता है। तो अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द सब्सटेंस टू द अनदर एंड इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जांपल्स, व्हेन यूटेंसिल्स आर हीटेड फ्रॉम बॉटम द होल पॉट टर्न्स हॉट। हम देखते हैं जब हम हमारी गीज़र या फिर पानी गर्म करने की रॉड जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमारा पानी गर्म हो जाता है। एक्सेप्शंस, मर्क्यूरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लगभग सारी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन लेड और मर्क्यूरी दो एक मेटल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सेम, ऑल मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखे होंगे सबसे ज़्यादा जो कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर हमारे घरों में और हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है वो सिल्वर है, बट कॉस्टली होने के कारण हम कॉपर या एल्यूमिनियम वायर का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सेम रीज़न आपको देखने को मिलेगा, फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं सॉरी, sonority. Metals produce a ringing sound when struck with hard material. आपने देखा होगा जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें कॉपर की घंटी का हम यूज़ करते हैं, एक अलग सा अच्छा सा साउंड मेटल प्रोड्यूस करती है। उसका जो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस नेचर, सोनोरिटी। स्ट्रेंथ, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन होल्ड हैवी वेट विदाउट स्नैपिंग, ब्रेकिंग। ओके, हम देखते हैं आजकल जो जितने भी ब्रिज हम बना रहे हैं उसमें हम मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेटल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मेटल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा वेट को बियर कर सकती है, सहन कर सकती है, इसलिए हम इसको स्ट्रेंथ में देखते हैं। एक्सेप्शन, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, है ना। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम दे कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, उनको हम चाकू की मदद से भी कट कर सकते हैं। डेंसिटी की बात करें तो जनरली मेटल्स के जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, पास पास होते हैं तो वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें जो यूजुअली हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी सब्सटेंसेस। these are the these are the प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कलर की बात करें तो अलग अलग मेटल्स का कलर अलग अलग होता है। और एलॉय फॉर्मेशन, अभी मैंने बताया एलॉय, एलॉय क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल्स। इसका मतलब जब हम दो मेटल्स को या फिर हम दो मेटल्स को एक नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दें और एक होमोजेनस मिक्सचर बना दें। प्रीवियस क्लास में हमने होमोजेनस मिक्सचर पढ़ा था। एलॉय क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल, ये सब मेटल्स आपस में जब मिलती है तो वो स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन करती है, और स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है। तो एलॉय फॉर्मेशन कर सकती है। ब्रास, आपने देखा होगा ब्रास, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। यस। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वन बाय वन बेटा हम पढ़ने वाले हैं। मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या करती है? वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या करती है? अगर मेटल का हम रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराएं तो क्या होगा? और मेटल्स अलग अलग दूसरे क्लोरीन या हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन। मेटल्स सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है, उससे पहले हमें समझना होगा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। डू यू नो अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? यस। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं
बेटा ये आपको सीरीज़ पूरी याद रखनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? मेटल्स को हमने उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। इट मीन्स जो सबसे टॉप पर मेटल है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हमने एक सीरीज़ बनाई है, उस सीरीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। तो अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, तो हमारा आंसर होगा द arrangement of metal in decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metal। इस reactivity series में सबसे टॉप पर जो होता है वो है पोटेशियम, और सबसे नीचे की तरफ जो होता है वो प्लेटिनम है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हमने जब बात की थी तो हमने बोला था कि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, बट इसको फिर भी सीरीज़ में शामिल किया गया है। वाई हाइड्रोजन इज इंक्लूडेड इन रिएक्टिविटी सीरीज़। हाइड्रोजन को इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्यों शामिल किया गया है? इसका कारण है कि हाइड्रोजन भी मेटल के जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन को इस सीरीज़ में शामिल किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्यों शामिल किया गया है, तो हाइड्रोजन भी लाइक मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है जैसा कि मेटल करती हैं। तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का एक कोड है जो हम आपको इस लिंक में, जो यूट्यूब लिंक होगी उसके साथ आपको दे देंगे। इस लिंक में आपको देखना है कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि काशी बाना का माली आलू जरा फीके नी सड़े पकाता है, कौन है जी आगे आओ पलट। ये एक कोड है जिससे हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को लर्न कर सकते हैं। काशी बाना का माली आलू जरा फीके FE फीके नी सड़े पकाता है, कौन है जी आगे आओ पलट। ये हमारा जो कोड है वो है। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम की, उससे कम बेरियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और सो ऑन। सबसे कम रिएक्टिविटी होती है प्लेटिनम की। तो हम अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड आइदर होगा बेसिक या फिर होगा एम्फोटेरिक। क्या बोला है बच्चों? ध्यान से सुनेंगे। मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाने वाला है? मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड दो टाइप का होता है, या तो ये होता है बेसिक या फिर ये होता है एम्फोटेरिक। व्हाट इज बेसिक ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स which can reacts with water to form base। ऑक्साइड जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करें? बेस। उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। और अगर हम बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर पाएँ और बेस के साथ भी रिएक्ट कर पाएँ, ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल कितने तरह के ऑक्साइड बनाती है? दो तरह के। कौन कौन से? या तो बेसिक ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे? सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा Na2O, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा MgO। अगर मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करूं तो जिंक, ZnO, Al2O3, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो लेट अस सी। yes, first
मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम का। सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, और ये सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaOH, जो कि क्या है, एक बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक बेस है। रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो सबसे पहले जो सोडियम और सोडियम पोटेशियम, ये दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकती है। सोडियम एंड पोटेशियम कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे कब, ऑन हीटिंग। आगे हम चलते हैं, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब हम बहुत ज़्यादा हीटिंग करेंगे तब जाकर हमारा कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया कॉपर का ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर से फॉर्म हुआ तो क्या बना है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, विच इज़ बेस, जो कि एक क्या है, क्षार, बेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातु की अगली रासायनिक गुण में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब मेटल ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दो टाइप का रिएक्शन होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। जबकि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ हैं, वो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ वाटर। सोडियम और पोटेशियम, जैसा आपको पता है, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। ये वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, और जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो रिएक्शन बहुत विग्रस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होता है। हीट बहुत ज़्यादा बाहर होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कि फायर कैच कर सकती है, जो कि आग लगा सकती है। इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराने से बचते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो रिएक्शन, सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल्स रूम टेम्परेचर या फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है। रूम टेम्परेचर पर भी या कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बाकी मेटल्स की, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं तो थोड़ा सा हमको हॉट वाटर लेना पड़ता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर जनरली या फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर ऑन स्मॉल हीटिंग। थोड़ा सा हीट करने पर हमको ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म कर सकता है और ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकता है। आपने सुना होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट्स ओवर ऑन द वाटर। फ्लोट्स ओवर द वाटर, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में फॉर्म होती है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने ऊपर तैरने देती है। दैट्स वाई कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों वाटर के ऊपर फ्लोट्स करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे रिएक्शन विथ जिंक विथ वाटर स्टीम। अब आपकी जो बाकी सारी मेटल्स है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाद आयरन, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा, ये
ना तो कोल्ड वाटर से ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करती हैं, ये ओनली रिएक्ट करती है स्टीम के साथ। अगर आप इनको स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी और अपने अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगी। दिस वन इज़ कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, इसको हम मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो ये सब मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड मीन्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जनरली जब हम रिएक्शन मेटल का एसिड के साथ कराते हैं तो जनरली हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है और मेटल रिड्यूस नहीं हो पाती। और हम जानते हैं मेटल्स कैसा नेचर का होता है, मेटल्स होता है रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रवृत्ति का होता है, जबकि HNO3 क्या होता है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो अगर हम बात करें मेटल्स का डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऑर्डर में, तो अगर हम रिएक्शन कराएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक का, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन मेटल जल्दी से मिनरल एसिड से रिएक्ट कर सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम पोटेशियम जल्दी से रेडियली रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट, जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लेंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर कोट करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसके कारण एल्यूमिनियम आसानी से किसी दूसरे सब्सटेंस या रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, यहाँ आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ डाइल्यूट एसिड, कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। ऐसा क्यों हुआ? अभी हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है। इट मीन्स कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, जो हाइड्रोजन के नीचे, इसका मतलब ये है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता किससे, HCl से। कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसीलिए कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। केवल वही मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी जो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए, और वो कौन कर पाएगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है। वो सारी मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, बट जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है वो कभी भी डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो कभी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी। इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एक मेटल है M1 मोर रिएक्टिव, वो उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो M2 प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ M1 विल फॉर्म। जैसा कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, Fe और CSO4, हमको मालूम है कि कॉपर के ऊपर आयरन है, तो आयरन इस कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, FeSO4 बना देगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा जो रिएक्शन है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ है। Mg प्लस CSO4, MgSO4 प्लस C, अगर एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल है, लेस रिएक्टिव मेटल्स बाय सम मोर रिएक्टिव मेटल्स, ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
नॉन मेटल्स का डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। हम अभी 4 पॉइंट्स पढ़कर आए। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड एंड रिएक्शन विथ अदर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। मुझे बताएं कि सोडियम पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैप्ड इन केरोसिन ऑयल? इसका आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम रेडियली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, और सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस होगा। इस कारण ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन से बचने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्या गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? ये ऐसी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। Why calcium and magnesium floats on the water? Why calcium and magnesium floats over the water? Yes, calcium and magnesium floats over water because हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होने के कारण बबल्स फॉर्म होते हैं, जो बबल्स कैल्शियम और ऑक्सीजन को फ्लोट करवाने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो इस कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट्स ओवर द वाटर। नेक्स्ट, why sodium and potassium reacts why sodium and potassium reacts with water, cold water? Sodium and potassium, we know that sodium and potassium are present in reactivity series ऑन द टॉप पर प्रेजेंट है, जिसके कारण वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के बाद में वो आग भी पकड़ सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर। तो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन होने के कारण वो कैचेस फायर कर सकती है, इसलिए हम उनका रिएक्शन वाटर से कराने से बचते हैं। क्या सोडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड मेटल्स रिएक्ट कर सकती हैं वाटर के साथ? नहीं, ये मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। क्या डाइल्यूट एसिड के साथ सिल्वर, प्लेटिनम या गोल्ड रिएक्ट कर सकती है? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इनको रिएक्ट कराने के लिए या इनको डिज़ोल्व कराने के लिए हम एक्वारिजिया का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ एक्वारिजिया? एक्वारिजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है 3:1 में, उसको हम बोलते हैं एक्वारिजिया। ये जो मेटल्स है, नोबल मेटल्स जिनको हम बोलते हैं, वो केवल एक्वारिजिया में ही डिज़ोल्व हो सकती हैं, नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्या हम HNO3 का यूज़ मेटल के साथ रिएक्शन कराने में कर सकते हैं? नो, हम मेटल का रिएक्शन HNO3 के साथ रिएक्शन कराने में नहीं कर सकते, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह मेटल को रिड्यूस नहीं होने देगा, और मेटल का जो मेन फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स कैसी होती है? रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, लेकिन HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हम HNO3 का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीशियम और मैग्नीज़ दो मेटल्स ऐसी हैं जो HNO3 के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण HNO3 के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स का। यस, हम बात करते हैं नॉन मेटल्स का। जैसा कि मैंने आपको नॉन मेटल का डेफिनेशन बताया है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट हुज एटम कैन रेडियली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन। जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करें, उसे हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। आइए हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट। हमको पता है कि सारी की सारी मेटल्स कौन सी स्टेट में प्रेजेंट थी? सॉलिड स्टेट में। बट यहाँ पर हम देखेंगे नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट्स। इट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आउट ऑफ 18 नॉन मेटल्स,
6 non-metals are solid, 1 non-metal is liquid, that is bromine. Bromine is one and only non-metal which is present in liquid state, and 11 non-metals are gases. Melting point, boiling point की अगर मैं बात करूँ तो metals के comparison में non-metals का जो melting और boiling point होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इनके particles interparticle force of attraction इसमें कम होता है. अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट लस्चर की, तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चर. नॉन मेटल्स की डक्टाइलिटी की बात करूं, मेलेबिलिटी की बात करूं, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल. कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर बेट कंडक्टर ऑफ heat and electricity, but exception is graphite. Graphite is an allotrope of carbon, it is a good conductor of heat and electricity. Sonority की बात करें तो non metals are non sonorous. Strength, non metals are not as strong as metals. Density, having low density. तो बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. ये कलर है नॉन मेटल्स के, कुछ सल्फर येलो कलर, फॉस्फोरस वाइट, रेड और ब्लैक, ग्रेफाइट ब्लैक कलर, क्लोरीन येलोइश ग्रीन. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में जैसा कि हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सेम हमको पढ़ना है नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़. नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है, या तो एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एसिड. व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स? ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करें, उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड. न्यूट्रल ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो ना तो एसिड से रिएक्ट करे ना ही बेस से रिएक्ट करे, ऐसे ऑक्साइड्स को मैं बोलता हूँ न्यूट्रल ऑक्साइड. हाँ जी, हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में. सबसे पहला पॉइंट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस तरह के हो सकते हैं? या तो ये होंगे एसिडिक या फिर ये होंगे न्यूट्रल. एसिडिक ऑक्साइड कौन से होंगे? लाइक कार्बन. कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, and CO2 reacts with water to form H2CO3. H2CO3 is called carbonic acid. Carbonic acid is a acid. It means ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड. न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो ना तो एसिड से रिएक्ट करे ना ही बेस से रिएक्ट करे. फॉर एग्जांपल वाटर. वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, क्योंकि या तो ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना ही बेस से. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? एसिड. सम न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर ऑब्टेन विच नाइदर रिएक्ट एसिड और बेस. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल होंगे और ये हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जांपल होगा. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विथ ऑक्सीजन. फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा. नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर. नॉन मेटल्स वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ एक्टिव नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम. दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस. जनरली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. जैसा कि हम रिएक्शन करवा के देखेंगे, कार्बन रिएक्ट कर विथ वाटर, देयर विल बी नो रिएक्शन. रिएक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड. नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के कारण वो मेटल से आसानी से रिएक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि मेटल्स क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन डोनर. मेटल्स क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन को दान कर रही थी, जिससे एसिड उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था. बट यहाँ पर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, और एसिड भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं. इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है और HCl रिएक्ट नहीं करता है. तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. दिस इज बिकॉज
To replace hydrogen from acid, electron should be supplied to acid, but non-metals are electron acceptor themselves. रिएक्शन की बात करूँ तो कार्बन, फास्फोरस, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन. अगर एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटेलिक के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है. इसका ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. दिस इज द ऑर्डर. फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल से और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल से. नेक्स्ट हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो बात है क्या नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है? नहीं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती है. तो आज के लेक्चर में इतना ही. जय हिंद. हम फिर से नए लेक्चर के साथ आपको मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.